नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना और आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। तो मेरा यह एक छोटा-सा प्रयास है कि साहित्य के प्रमुख कथा कहानियों को अपनी आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने की और साहित्य प्रेम जगाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ें। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंची कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा जल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अखा आप हैं, आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ के कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने इन 5 के नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई? मांगत मांगत थेथर हो गई ना। भालचंद्र बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल हैं? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नाए उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। बालचंद्र, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2-3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूँगा। आप संदीप साहब से कहिएगा कि मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद्र, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही 1 लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को गोली मार दूँ। हाँ साहब, साहब गोली मार दो।
फिर चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़की का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। या क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे और उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही। लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठो। उसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है, उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या मेरे घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। इस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगे। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित ही नहीं थे, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है, या किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय हो सकता है? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। संदीन साहब को समझा कर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के बस में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसके उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वो अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाब, एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए हैं। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? न जाने इन सबको कोई कहाँ तक समझाए, अक्ल छू तक नहीं गई है। देख रहे हैं कि एक माह से दूर से थके मादे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाओ या फलाहारी मिठाई मंगवा दूँ? मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें कोई रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम में नहीं था। संकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भालचंद्र, फलाहारी ना? मोटेराम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद्र, है तो यही बात, छुआछूत सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई आया नहीं। छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वही बुढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला,
सरकार मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मोह से ना होए। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भालचंद्र, काम कुछ करो या ना करो पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी, बोली, कह दिया ना हमें वहाँ ब्याह ना करना मंजूर। भालचंद्र, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से सब न निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं ना। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों न करूँ। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है। भालचंद्र, एक दफ़ा जुबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए भी नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हों, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच में पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी ज़रूरत क्या थी, इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलम्ब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे क्या आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा कि वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं। अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भालचंद्र, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बातें कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। या किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी,
तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो कि इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हो। जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सर ही है। मैं अब शादी ब्याह की नगीच ना आऊँगी। तुम्हारी जैसी इच्छाओं करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हूँ आदमियों को। क्या कहना है? तुम्हारी सूझबूझ का बलैया ले लें। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद्र, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालचंद्र, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, इतना ही जितना कोई भलमानस चोर खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ न होगी। रंगीली, मेरी बला से, जहाँ चाहो करो। क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद्र, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भालचंद्र, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब फब रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन मोहन, शादी करनी चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन मोहन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन मोहन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए से सूरत नज़र न जाएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा ना उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन मोहन, धन सारे एबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो भी मैं चू न करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितनी ही फटे हालों हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पुत दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन मोहन, जो गरीब है उसे गरीबों के यहाँ ही संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। रंगीली, चुप भी रह। आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़ा हैसियत वाला बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चले गए। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूँछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे,
जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहें तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं किया है क्या महाराज? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने गया। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिले, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दिली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा बाना वैसा मेरी भरनी। कई साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ कर चले गए। यह अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा चलो। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहार, तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताज़ी चीज़ है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने यह कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साजी, कुछ तरमाल तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर। आ जाऊँ वहीं ऊपर ना? यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक कर खाया। 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ़ करते जाते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरे तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, अच्छी चीज़ है, 8 सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वह पालागान कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा, जब आप ना आए तो रखवा दिया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे राम, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भालचंद्र, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो जाएंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे होंगे ले लीजिएगा। मोटे राम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटे राम, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भालचंद्र, कि जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। मोटे राम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो बदिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीले से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खाया जाएगा, आदमी है या बैल? भालचंद्र, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम ना होगा, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भालचंद्र, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो तो बनाए, नहीं तो अपनी राह लें। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति न चाहिए।
मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की ज़रूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद्र, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे मोटेराम। 1-2 दिन की कोई बात न थी और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मण के प्रति लेस मात्र भी श्रद्धा नहीं। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वे अपने धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मगन हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण भी ठहरना असह्य है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे हैं? अभी आपने ही घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखी कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और डकार तक न लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि हाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करें। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुँह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी किसी ने ऐसी फटकार न लगाई थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था। अब इसे संदेह था, उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने लगा, और कहाँ भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी। यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? बालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो। जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे जो चाहे कहे। भालचंद्र, यूँ जान न बचेगी। लाओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दो, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीले ने बहुत अस्ताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरी मक्खी चूस के ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूँगा। इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ले। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तो अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या?
कृष्णा, वही चंद्र तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था ना, उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? अब तो सारा घर जल गया, कहाँ रहते होंगे? बहन जाकर कहाँ रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात नहीं समझती, आग नहीं लगी, हमारे यहाँ ब्याह न करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था ना? कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई निर्दयी दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उनके साथ कैसे रहती है, तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होगी। अपने नसीबों को रोती, जरा सी घी दाल अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत न थी, अच्छे वर की ज़रूरत न थी। अभागिन को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़कियों को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कम न था, अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता था। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज़्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसी खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक और कन्या 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज़ दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी